फ्रेंड्स, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ जनसंख्या के बारे में। तो जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की गणना हुई थी उसके अनुसार जनसंख्या क्या है उस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो वैसे 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। 10 वर्ष का अंतराल होता है जब जनगणना होती है, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना 2021 में होनी थी, वो नहीं हो पाई, क्योंकि अंतिम जो 10 जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी। तो 2011 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 2021 हो जाएगा। तो जो 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई इसलिए अभी तक जो आंकड़े हैं या तथ्य हैं वो 2011 के ही मान्य हो रहे हैं। 2011 के ही जनगणना के जो तथ्य हैं वो मान्य हो रहे हैं। ये याद रखना है, यही याद रखने वाली बात है कि 2011 के जो तथ्य हैं वो आ रहे हैं। चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही फैक्ट आ रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो 2011 से लेकर अब तक जितनी भी वृद्धि हुई है वो अभी आंकड़ों को जोड़ा नहीं गया है। वृद्धि हुई है, चाहे वो साक्षरता में वृद्धि दर हो, चाहे वो शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर हो, लिंगानुपात में वृद्धि दर हो, या फिर देश के लिंगानुपात में वृद्धि दर हो। तो वो सारी चीज़ें वो अभी 2011 के अनुसार ही चल रही है, जो 2011 के अनुसार चल रही है। जो 2011 की जनगणना में जो बात थी, 2011 की जनगणना में जो बात थी वही बात जनगणना की अभी तक लागू है। वैसे 2011 में जो जनगणना हुई थी वो पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। अगर उसको अब तक जोड़ें 1872 से लेकर 2011 की जनगणना में जोड़ें तो वो 17वीं जनगणना थी। 2018 से 72 से 2011 तक, तो वो 17वीं जनगणना हुई थी। और स्वतंत्र भारत की अगर जनगणना की बात करें, स्वतंत्र भारत की जनगणना जो थी वो 7वें नंबर पे थी। सातवीं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। लेकिन अभी तक जो जनगणना चल रही है, 2011 से पहले की जनगणना थी वो 6वीं थी। तो हर 10 साल पे होती है। तो 2001 में हुई थी, फिर 2011 में। तो अभी जो 2011 में जनगणना हुई है, 2011 में, तो वो इस तरीके से 2011 की जनगणना में सातवीं जनगणना स्वतंत्र भारत की है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अब चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में जो हुए हैं। तो 2011 की जो जनगणना थी वो 640 जिलों में हुई, और 640 जिलों के बाद 5924 विकास खंडों में जनगणना हुई। 640 ज़िले थे और विकासखंड 5924, जिसको ब्लॉक भी बोलते हैं, और 7933 शहर थे। 7933 शहरों में हुई। और उसके बाद जिसमें वैधानिक नगर थे और जनगणना नगर थे। तो वैधानिक नगर की बात करें, वैधानिक नगर जो थे वो थे 4041, और जनगणना नगर थे वो थे आपके 3800। जनगणना नगर थे वो थे 3892। तो वैधानिक नगर थे 4041, और जनगणना नगर थे वो 3892। तो ये इस तरीके के आंकड़े कभी कभी PCS में तो पूछ लेता है वनडे एग्ज़ाम में कि कितने ज़िलों में जनगणना हुई थी।
तो 640 जिलों में जनगणना हुई थी 2011 की। अब नेक्स्ट चलते हैं, जनगणना जो हो गई वो 2 चरणों में संपन्न हुई थी। तो 2 चरणों में संपन्न हुई थी, जिसको जो है एक था जिसको प्रोविज़नल आंकड़े बोलते हैं, प्रोविज़नल आंकड़े, और दूसरे जो आंकड़े हैं उसको बोलते हैं अंतिम आंकड़े। तो जनगणना 2 तरीके से हुई थी, पहला प्रोविज़नल आंकड़े, दूसरा अंतिम आंकड़े। तो इनके आंकड़े जो है, प्रोविज़नल आंकड़ों को मान्यता नहीं दी जाती या कम मान्यता प्रदान की जाती है, कम मान्यता प्राप्त होती है किसको, प्रोविज़नल आंकड़ों को, लेकिन ज़्यादा मान्यता इनको दी जाती है, उच्च मान्यता, या इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं को वास्तव में माना जाता है, क्योंकि ये अंतिम आंकड़े होते हैं। तो अंतिम आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं भारत की कि जो जनगणना है, भारत की जनसंख्या है वो अंतिम जो जनगणना हुई है, अंतिम आंकड़े जारी हुए हैं उसके अनुसार 1,21,51,09,573 है। 1,21,05,69,573 है। ये जो है 2011 के आंकड़े हैं, और वो भी कैसे आंकड़े हैं, अंतिम आंकड़े हैं, और जो अभी तक मान्य हैं। ठीक है, अभी तक जारी नहीं हुआ है, जनगणना जारी नहीं हुई, जनगणना हुई नहीं, 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई, तब तक यही आंकड़े चलेंगे, परीक्षा में यही आंकड़े आते हैं। उसके बाद दशकीय वृद्धि हुई थी। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है 10 साल में कुछ वृद्धि होती है। दशकीय वृद्धि का अर्थ होता है 10 वर्ष में जो वृद्धि होती है। जैसे 2011 में जो वृद्धि हुई थी, अब 10 साल में जो वृद्धि हुई है वो 2021 में देखी जाएगी कितनी वृद्धि हुई है, तो इसी को दशकीय वृद्धि कहते हैं। तो ये दशकीय वृद्धि जो है वो रखी गई है, इसको जो है चेक किया गया है, या फिर देखा गया कि कितनी की वृद्धि हुई है। 2001 में कितने लोग थे जो 2011 में हो गए, वो 10 की वृद्धि है। तो 10 साल में होने वाली वृद्धि तो वो 17.6% है, या कहीं कहीं 17.7% भी आता है। दोनों ही जो है मान्य है, या तो जो है कह सकते हैं 17.6% या 17.7%। तो ये है जनगणना के आंकड़े हम लोग पढ़ रहे हैं, और आगे भी इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद भारत का लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। भारत का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या क्या है। तो वो 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या क्या है, तो 943 स्त्रियों की संख्या है 1000 पुरुषों पे, तो बटे कह सकते हैं 1000। तो इसी को इसको लिंगानुपात बोलते हैं। तो भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद भारत की साक्षरता दर क्या है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो भारत की साक्षरता जो दर है वो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, वो 73% है। वो 73% है। कहीं कहीं जो है 74.04 लिखा होता है, 74.04। ये जो है प्रोविज़नल आंकड़े हैं, इसको प्रोविज़नल आंकड़े बोलते हैं। जो अभी मैंने बताए थे प्रोविज़नल आंकड़े मतलब प्रारंभिक आंकड़े। तो ये प्रारंभिक वाले मान्य नहीं होंगे, बल्कि अंतिम वाले, ये अंतिम आंकड़ों की बात है, अंतिम आंकड़े। तो अंतिम आंकड़े मान्य होते हैं, ना कि प्रोविज़नल। तो अंतिम आंकड़े जो है 73% की बात है। तो 73% साक्षरता दर है भारत की, कह सकते हैं। उसके बाद भारत का जो शिशु लिंगानुपात है, अभी मोटे मोटे आंकड़े देख रहे हैं। भारत का शिशु लिंगानुपात है, वो शिशु लिंगानुपात भारत का जो है वो है 919 का है, 919 का है। तो 2011 के अनुसार। तो ये आंकड़े हमें याद रखने हैं कि लिंगानुपात 943 और शिशु लिंगानुपात 919 है। ये हमें बात याद रखनी है, जिससे कि हमें कोई और दिक्कत प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। तो शिशु लिंगानुपात और लिंगानुपात में अंतर है। शिशु लिंगानुपात जो है वो है 919 का, और भारत का पुरुष लिंगानुपात या फुल लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात है वो है
943। ये बात दोनों ही याद रखने वाली है। ये शिशु लिंग अनुपात है। शिशु मतलब 1000 जो बच्चे पैदा हुए थे उसमें पुरुष थे 1000, उसमें बच्चियां कितनी थी 919। तो ये शिशु लिंग अनुपात है। आगे चलते हैं। जो भारत की जो जनसंख्या है, अब ये हमने बात कर ली। भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 121.06 मिलियन है। मिलियन में जान सकते हैं 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो ये 121 या 1210.6 मिलियन लोग हैं। मिलियन में अगर बात पूछे कोई तो आप बता सकते हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इतने लोग हैं भारत में, भारत की जनसंख्या में, इसमें ग्रामीण भी हैं और शहरी भी हैं। तो इसी जो जनगणना है इसी में अगर दो हिस्सों में बांटे हम लोग तो 835 जो है 835 मिलियन जो ग्रामीण लोग बैठेंगे, और इसके बाद शहरी मिलियन की बात करें या शहरी जनसंख्या की बात करें तो 371.1 मिलियन शहरी नागरिक हैं या नगरों में रहने वाले या नगरीय जनसंख्या है। तो ग्रामीण जनसंख्या है अगर मिलियन में पूछे संख्या जनगणना में, तो ग्रामीण जो है वो है 835 और शहर में है 373। तो आप देख रहे हैं लगभग आधे से भी ज़्यादा है। अगर इसको कर दें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, आधा डबल कर दें तो 14 7 दूनी 2 7 14 1 15 6 1 7, तो दुगने से भी ज़्यादा 835 लोग मिलियन गांव में रहते हैं भारत में। ये भारत की जो है जनगणना के विषय में बातचीत हो रही है कि भारत में कितने लोग हैं जो ग्रामीण स्तर पर रहते हैं। तो हमने बात करी जनगणना की, ये कि जनगणना जो 2011 के अनुसार 10 वर्ष के अंतराल पर हुई, लेकिन 2021 में होनी थी, कोविड के कारण नहीं हो पाई। तो ये सब हम आंकड़े अभी देखते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, 2-4 बातें और बढ़ाते हैं इसमें। तो भारत की जो दशकीय वृद्धि है, मैंने बताई थी आपको, भारत की जो दशकीय वृद्धि है, भारत की जो दशकीय वृद्धि है याद ही होगा 17.7 या 17.6% है। तो अब इसको जो है मिलियन में निकालें तो कितने मिलियन जो है दशकीय वृद्धि हुई है उसमें देख ले रहे हैं। तो 100, इसको मिलियन में चेंज करें तो 182 मिलियन लोग जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। 182 मिलियन लोग हैं जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब इस पूरी जनसंख्या में जो मिलियन वृद्धि हुई है इसमें कुछ ग्रामीण लोग भी होंगे, कुछ शहरी लोग भी होंगे। तो शहरी स्तर पे जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है और ग्रामीण स्तर पे जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसको देखते हैं। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तरों पे वृद्धि हुई है। तो कितने लोग गांव में बढ़े और कितने लोग शहरों में बढ़े इसकी बात कर ले रहे हैं। तो जो गांव में जनसंख्या बढ़ी है उसमें लगभग दोनों ही की वृद्धि दर 91 मिलियन बताई गई है। इसमें 91 मिलियन लगभग ये बताया गया है कि आधे बढ़े हैं। 91 मिलियन इसमें वृद्धि हुई और 91 मिलियन लगभग शहरी क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो 91 182 हो गया। तो 91 मिलियन यहाँ, 91 मिलियन यहाँ वृद्धि के मामले में। तो दोनों ही वो मामलों में वृद्धि हुई है। अब ये देख लें कि जो वृद्धि हुई है भारत में, तो अब सर्वाधिक जो ग्रामीण वृद्धि कौन सी जगह हुई है, तो ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। वो ये बात हमें याद रखनी है कि ग्रामीण जो लोग हैं, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि यूपी में हुई है। यूपी में वृद्धि हुई है।
और शहरी क्षेत्र में वही बात कर लें कि शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? वो महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र में वृद्धि हुई है। तो ये बात हमें याद रखनी है, शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि महाराष्ट्र में और ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि जो है यूपी में हुई है। अब चलते हैं दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि होती क्या है? तो दशकीय वृद्धि जो है 10 साल में होने वाली वृद्धि है। तो अगर परसेंटेज में निकालें तो गांव में जो है 12.3% और शहरों में 31.8%। अब आप कहेंगे कि ये तो जो है वहाँ 91 आ रहा था, तो गांव की जनसंख्या भी तो ज़्यादा थी, तो 10 की वृद्धि देखो यहाँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ, तो ये दोनों आंकड़े आपके सामने ये उपस्थित हैं, 31.8% और ये सबसे। अब बात चलते हैं कि मैंने आपको थोड़ा एक ये पॉइंट बता दिया था कि ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश में हुई है, अर्थात ये है कि यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं ग्रामीण हैं यूपी में, और सबसे ज़्यादा शहरी लोग हैं महाराष्ट्र में। तो मैं इसको एक बार और देख लूँगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ वृद्धि हुई है। वैसे मेरे हिसाब से तो जो है सबसे ज़्यादा लोग हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। तो हो सकता है कि हमारे संज्ञान में नहीं आ पा रहा हो ये बात, लेकिन एक जगह ये भी लिखा है कि मेघालय जो है राज्य है, वहाँ सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है ग्रामीण क्षेत्र में। तो मेघालय में सबसे अधिक एक जगह ये लिखा है, तो कैरी कर लेंगे इसको, शायद यही सही है, सबसे अधिक ग्रामीण जो है वृद्धि हुई है, एक जगह ये भी लिखा है, ठीक है। और कुछ लोग इसी को सही मानते हैं, मेघालय में सर्वाधिक ग्रामीण वृद्धि हुई है। और शहरी क्षेत्र में दमन एवं दीव है, तो वहाँ शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो पहले मेघालय में गांव सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि हुई है और शहरी क्षेत्र में, यही जिसको सही माना है आप, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि है या हुई नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र रहता है महाराष्ट्र में और सबसे ज़्यादा रहता है ग्रामीण क्षेत्र यूपी में। लेकिन सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो मेघालय में हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, और सर्वाधिक जो है शहरी क्षेत्र में वृद्धि हुई है दमन एवं दीव में। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। अगर मेघालय की दशकीय वृद्धि दर पूछें कितनी हुई है, तो 27.2% हुई है, 27.2% हुई है, जो है 27.2% वृद्धि हुई है दशकीय वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में मेघालय में। और दमन एवं दीव में अगर इसकी वृद्धि देखें शहरी क्षेत्र में, तो 218.8% की वृद्धि हुई है, 218.8% की वृद्धि हुई है शहरी क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये बात हमें याद रखने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ आंकड़े मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे, तो हम इसके बाद हम थोड़ा और इसमें चाहें तो क्लास लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो मैं इसको बता रहा हूँ, क्लास लंबी ना हो जाए इस कारण। लेकिन चलो थोड़ा सा और देख ले रहे हैं। एक टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब यहाँ जनसंख्या घनत्व से है, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर चारों दिशाओं में चलेंगे, एक और एक, तो ये वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कह सकते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो वो है भारत है। भारत की पहले तो ये देखते हैं कि यूपी में और अन्य राज्यों में क्या है, उससे पहले ये देखते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये एक निकल के आया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 किलोमीटर है। 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो है 382 नहीं था, उसमें 57 को लेस कर दो, तो 57 को लेस करेंगे तो 5 यहाँ 7 2 325 वर्ग किलोमीटर था। तो 325 वर्ग किलोमीटर था प्रति व्यक्ति, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब क्या है, 57 की वृद्धि हो गई है 2011 में। 57 लोगों की वृद्धि हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि 57 लोगों की वृद्धि हुई है, तो जो जनसंख्या घनत्व है वो हो गया है 382। अब 382 हो गया है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमारे पास आंकड़ा आता है 382 का। अगर वो 2001 की बात करें, ये 2011 की है। अगर 2001 की बात करें, पूछिए आपसे 2001 में कितना था, तो 57 लेस कर देंगे, वो 57 को लेस कर देंगे तो आपका आएगा 325। तो 2001 में था 325। तो इस तरीके से हमने बहुत सी बातें करी जनसंख्या में। आगे भी हम इसको वीडियो को जारी रखेंगे, आगे की क्लास को जारी रखेंगे। इस क्लास को आप कैरी कीजिए, नोट्स स्टैंडर्ड बनाइए। नोट्स के बाद फिर आप इनको जो है क्वेश्चंस को लगाना मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद हम एक नई क्लास में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, इस क्लास को शेयर करें। और अपनी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं और आपके अनुसार आपकी क्लास को आगे बढ़ा सकूं। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।